हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थर्ड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हुई थी, उसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को समझते हुए सोर्सेज ऑफ कैपिटल देखा था। कहाँ कहाँ से हम फंड को रेज कर सकते हैं, वो सारे सोर्सेज हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किए थे। सेकेंड क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा था। किस सोर्स की कितनी कॉस्ट आती है। इसी के साथ हमने लिवरेज वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। ये हमारी थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रोपाउंडर ने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी है। किस सिचुएशन के अंदर कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है, वो सब चीजें हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में इस चार्ट के थ्रू हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को पढ़ा था। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फंड को मैनेज करना। फंड मैनेज किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए फंड को अरेंज करने की जरूरत होती है, जिसमें हमने सोर्सेस देखे सारे के सारे। अब जिन जिन सोर्सेस से हम पैसा लेने वाले हैं, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कौन से सोर्सेस का आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आज देखेंगे। तो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कितना मैं डेट लूं अपने बिजनेस के अंदर, कितना मैं इक्विटी लूं। किस सिचुएशन में मुझे डेट को रेज करना चाहिए, किस सिचुएशन में मुझे इक्विटी को लेना चाहिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है डेट और इक्विटी का, वो सब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना होता है। देखो, मैं डेट कब लेता हूँ? डेट मैं जब लेता हूँ जब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन मैं झेल सकता हूँ, है ना। या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी ओनरशिप नहीं देना चाहता, मैं मेरे बिजनेस की ओनरशिप कहीं बाहर ट्रांसफर नहीं करना चाहता, उस केस के अंदर मैं डेट लेता हूँ। तो अगर मैं बहुत ज्यादा डेट लूंगा तो मुझे उससे टैक्स एडवांटेज भी मिलती है, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका पे किया जाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले आप उसके टैक्स को पे करते हो। वहीं पे इक्विटी क्या होते हैं? इक्विटी होते हैं आपके बिजनेस के ओनर। अगर प्रॉफिट होगा तो इन्हें फायदा मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्हें फायदा नहीं मिलेगा। देखो, एक बिजनेस है, वो क्या करता है, वो ये करता है, एक बार तो वो पैसा इक्विटी से ले लेता है, उसके बाद वो हर बार डेट का पोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्रीज करता जाता है। इस वजह से होता क्या है, इक्विटी वालों के मन में डर बन जाता है कि ये मेरा पैसा वापस देगा भी या नहीं देगा। सेम इसी तरीके से अगर मेरे बिजनेस के अंडर डेट का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डेट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के मन में डर बढ़ जाता है कि ऑलरेडी ये इतना डेट ले चुके हैं, क्या ये डेट का पैसा चुका भी पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें लेने की जरूरत होती है। ना तो मैं अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा डेट ले सकती, ना ही मैं अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इक्विटी ले सकती। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन सॉरी कॉम्बिनेशन की मुझे जरूरत होती है। तो वो कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आया? कैपिटल स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो कि फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, रिस्क लेवल कितना है। ये जो रिस्क टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिवरेज के अंदर इस रिस्क को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये रिस्क लेवल क्या है? ये रिस्क लेवल ही आपका डेट है। आप जो इंटरेस्ट लेने वाले हो, सॉरी इंटरेस्ट जो पे करने वाले हो, वो इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसी का तो आपका रिस्क लेवल आता है ना। समझ में आया? देखो, दो टर्म होती है हमारे पास। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और एक आता है मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो आता है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब कि मैं ओनली लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशंस या लॉन्ग टर्म सोर्सेस को लेके चलता हूं, जहां पे उसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर मैं एंटायर लाइबिलिटी साइड लेता हूं अपने बिजनेस की।
एंटायर लाइबिलिटी साइड मतलब मेरी पूरी की पूरी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म के अंदर डेट कितना है, इक्विटी कितना है, वो पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका वाइडर होता है, ये आपको ओवरऑल एनालिसिस देता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको ओवरऑल एनालिसिस देता है, लेकिन वहीं पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ओनली आपका वैल्यू ऑफ फर्म बताता है। ये आपको ओवरऑल एनालिसिस नहीं देता, ये फर्म की वैल्यू बताता है। तो ये आपके कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म के लिए रेलिवेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए रेलिवेंट नहीं है आपका। जब भी मैं कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता हूँ, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ओवरऑल केओ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे मिनिमाइज हो, और जो गुडविल है, जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वो मेरी मैक्सिमाइज हो। ये होता है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का मेजर ऑब्जेक्टिव। क्या कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए, मेरी गुडविल मतलब कि मेरी ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मेरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसी के लिए ही मैं कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को पढ़ता हूँ। समझ में आया? अब कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए मैं कुछ एजम्पशंस लेके चलता हूँ। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस इज लाइक वो चीजें जो रियल के अंदर नहीं होती, जो चीजें रियल में वैसी नहीं होती जैसा हम एज्यूम करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की एजम्पशंस क्या है? पहली एजम्पशंस तो ये डेट वर्सेस इक्विटी, मतलब कि देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या? देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैं ये मान के चलता हूं जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा हूं या कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ रहा हूं कि ओनली दो ही सोर्सेज है फाइनेंस के। लेकिन जब हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखा था कितने सारे सोर्सेज थे, तो एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता। दूसरा, आप इसमें एज्यूम करके चलते हो नो इनकम टैक्स, कोई हमें इनकम टैक्स नहीं देना, कोई मेरे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट जो इक्विटी या डेट को इंकर करने की या इक्विटी या डेट को इशू करने की जो कॉस्ट होती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो मैं ये ज्यूम करके चलता हूँ कोई मेरे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इवन नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई मेरे पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है, नो ट्रांजेक्शन। मैं इसको ना एक नेक्स्ट पेज पे ही लिखती हूँ, ये आप लोग मैं बाद में रीड करवाती हूँ पर इसे देखो। एजम्पशंस हमें पढ़नी है। फर्स्ट एजम्पशंस क्या थी? ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओनली दो सोर्सेज हैं मेरे फाइनेंस के, मतलब कि फंड रेज करने के मेरे पास दो ही ऑप्शन है। सेकंड क्या आती है? नो इनकम टैक्स, मेरी कोई इनकम टैक्स नहीं जाएगा। इसी में आप ले सकते हो नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी मैं यहाँ पे जीरो लेके चलता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज या आप कह सकते हो EBIT या प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन कांस्टेंट। मैं ये मानता हूं जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा। इवन जित मेरे को कैपिटल जो है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी। कैपिटल कांस्टेंट का मतलब है कि आपको 1 लाख रुपीज चाहिए तो 1 लाख ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब 1 लाख के अंदर आप डेट और इक्विटी का रेशियो चेंज कर सकते हो। 50 के आपने डेट से ले लिए, 50 के आपने इक्विटी से ले लिए, या आप इसको 60-40 कर सकते हो, आप इसको 70-30 कर सकते हो, लेकिन रेशियो में चेंज होगा। बट जो ओवरऑल कैपिटल आपको जरूरत है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो कैपिटल आपको चाहिए वो आप कांस्टेंट लेके चलते हो। इसके अंदर कोई रिटेन्ड अर्निंग का सोर्स नहीं है। यहीं पे क्लियर हो गया ना? देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो यू कैन ऑल्सो से नो रिटेन्ड अर्निंग, कोई मेरा रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो मेरी कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
कॉस्ट ऑफ डेट मेरी कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये एजम्पशंस याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लो। ऐसा क्यों होता है मेरे को ये बताओ। एक बेसिक टर्म आप सबने सुनी होगी, बेसिक लाइन ही मान लो, जितना हाई रिस्क उतना हाई रिटर्न। जितना रिस्क ज्यादा लोगे रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा। तो इक्विटी का आपका रिस्क ज्यादा होता है तो आपको इसमें रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ता है। एक तो रीजन ये है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होने का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होने का, सॉरी। दूसरा आप इसमें रीजन ले सकते हो टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज, इन्हें प्रियोरिटी देनी पड़ती है आपको कि डेट का पैसा पहले पे करना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलती है। क्लियर? ये हमारी सारी एजम्पशंस हैं। आगे बढ़ते हैं अब थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो आपकी थ्योरी है ना, वो मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक आज तक आपने 2 पढ़ी होंगी, लेकिन 3 होती है। मैं बताती हूँ आपको कौन सी। अदर थ्योरीज में आ जाती है, काफी सारी छोटी छोटी थ्योरीज है जिनको हम अदर थ्योरी में डालेंगे। एक आपकी रेलिवेंट थ्योरी, दूसरी है आपकी इरेलीवेंट थ्योरी, और इसके अलावा कुछ अदर थ्योरीज भी होती हैं छोटी छोटी, लाइक आपकी पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी। सारी थ्योरीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। रेलिवेंट के अंदर आपकी 2 थ्योरी आती हैं, एक है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एक आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी। ये रेलिवेंट का मतलब क्या है मेरे को ये बताओ पहले। रेलिवेंट का मतलब है जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। वहीं पे जो इरेलीवेंट है वो बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ फर्म पे किससे इम्पैक्ट पड़ता है? वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट से। वैल्यू ऑफ फर्म का आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि डिविडेंड कितना दे रहे हो। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है इरेलीवेंट। लेकिन रेलिवेंट क्या बोलता है? रेलिवेंट थ्योरीज आपकी ये बोलती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपका बैलेंस्ड होगा या इम्बैलेंस्ड होगा तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे हम सारे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद कुछ अदर थ्योरीज है जिसमें आ जाती है आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी, पिक एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, रेलेवेंट में नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। इरेलीवेंट में आता है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड आपका एमएम अप्रोच। क्लियर? चलिए वन बाय वन थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी है आपकी नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच किसने दी है? डेविड डुरंड ने दी है आपकी, डेविड डुरंड ने दी है। इस अप्रोच में क्या बोला जाता है? इस अप्रोच में सबसे पहली चीज तो ये एज्यूम करता है कि जो आपका केडी है और केई है उसका रेट कांस्टेंट है। उसका रेट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ आपका कितना भी आप केडी या केई को यूज कर लो, यहाँ ले लो आप डेट एंड इक्विटी का मिक्सचर, यहाँ ले लो आप कॉस्ट। आप डेट को कितना भी बढ़ा लो, डेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम के डी से, इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम के ई से। तो ये थ्योरी बोलती है आपका जो डेट और इक्विटी का रेट है ना वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इतना डेट लो, चाहे इतना लो या इतना लो या इतना लो, कॉस्ट आप कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हो इन दोनों की। समझ में आई बात? तो ये बोलती है कि जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को बढ़ाती जाऊंगी, कौन बोलती है? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच ये बोलती है जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाती जाऊंगी, जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब कि के ओ, वो मेरी कम हो जाएगी। ये चीजें याद रखना। के होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी होती है कॉस्ट ऑफ डेट, के ओ होती है ओवरऑल कॉस्ट, वी एफ होती है वैल्यू ऑफ फर्म। इन टर्म्स का मैं अगेन एंड अगेन यूज करूंगी और मैं शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करूंगी। इसीलिए ही
देखो, जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को बढ़ाता जा रहा हूं, मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती जा रही है। इसीलिए नेट इनकम अप्रोच को रेलेवेंट अप्रोच बोला जाता है। ये रेलेवेंट या इरेलेवेंट किसके ऊपर बेस है कि मेरी वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट है या नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी ना, सॉरी, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी ना, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। अगर ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो जाएगी। रेलेवेंट किसके लिए है? वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। वैल्यू ऑफ फर्म को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म होती है आपका ईबीआईटी, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट इनटू 100। ये होता है आपका वैल्यू ऑफ फर्म। इन शॉर्ट कंक्लूजन में अगर बताऊं, नेट इनकम अप्रोच आपकी रेलेवेंट अप्रोच है, जो ये बोलती है कि जैसे जैसे मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के पोर्शन को बढ़ाती जाऊंगी, उससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि मेरे को डेट पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है? हमने अज्यूम किया था कि जो आपका केडी है वो कम है केई से। ये दो रीजन है आपके क्यों डेट के पोर्शन को इंक्रीज करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 1 मिनट बस। देखो, मेरे को इक्विटी की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल एक के मेरे को जो कैपिटल की जरूरत है, इक्विटी नहीं कैपिटल, मेरे को जो कैपिटल की जरूरत है वो चाहिए मेरे को 4 लाख रुपीस। मेरे को 4 लाख कैपिटल की जरूरत है। मेरे पास दो केस हैं जहां पे मैं एक में सिर्फ इक्विटी ले रहा हूं और जो मेरी इक्विटी की कॉस्ट है वो मेरी 15% है। दूसरे केस के अंदर मैंने यहाँ 1 लाख को रिप्लेस कर दिया विद डेट। 1 लाख रुपीस के मेरे डेट हैं, बचा क्या? 3 लाख, क्योंकि कैपिटल को तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, पढ़ा था एजम्पशंस में। 3 लाख की मेरे पास है क्या? इक्विटी। जो डेट की कॉस्ट है मेरी वो हमेशा इक्विटी से कम होगी, तो डेट की कॉस्ट ले लो 12%। कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट अपॉन बेनिफिट या फिर कैपिटल इनटू 100। सेम फॉर्मूला यहां यूज होगा, कॉस्ट अपॉन कैपिटल इनटू 100। 15 का, सॉरी 4 लाख का 15%, 15 इंटू 4 60,000 हो गया। कॉस्ट कितनी होगी? 60,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आई? 40 से 40 कटी, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। यहाँ 10 से 10 कटी, 6 3 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आई? 15%। अब यहां आ जाओ, 1 लाख का 12%, कॉस्ट आ गई इसकी 12,000, प्लस 3 लाख का 15%, 45,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। 45 57,000 प्लस 45 प्लस 12 57,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। 30 से 30 गई, इधर 20 से 20 गई, 5 1 जा 5, यहाँ 1 5 4 जा, सॉरी 4 1 जा 4, यहाँ 1, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। यहाँ कॉस्ट कितनी आई? 14.25। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने डेट के पोर्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ मेरे पास डेट कुछ भी नहीं था, यहाँ मैंने डेट का पोर्शन ले लिया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव हो गया।
क्या प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ कि जैसे जैसे मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट के पोर्शन को बढ़ाता जाऊंगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है, जिसको मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहती हूँ, वो मेरी कम होती जाएगी। ये थ्योरी थी मेरी नेट इनकम अप्रोच, जो कि डेविड डुरंड ने दी है, जो ये कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ में आई पहली थ्योरी? नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट थ्योरी क्या है आपकी? नेक्स्ट है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी आपकी डेविड डुरंड ने दी है। डेविड डुरंड भैया के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ उन्हीं के थ्योरी के ऊपर, तो इन्होंने इस बार अपनी ही थ्योरी को गलत ठहरा दिया। नेट इनकम अप्रोच को ही इन्होंने यहाँ पे गलत बता दिया और एक नई अप्रोच दी जिसे बोला गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम के अंदर मैंने केडी एंड केई को कांस्टेंट लिया था, केडी एंड केई को कांस्टेंट लिया था, केडी एंड केई के रेट को कांस्टेंट लिया था, कॉस्ट को कांस्टेंट लिया था, है ना। वहीं पे यहां पे आपने क्या एज्यूम किया कि केडी और केओ कांस्टेंट होगा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, इन्होंने बोला कि ये मेरा डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन है, ये मेरी कॉस्ट है। इन्होंने किसको कांस्टेंट ले लिया? इन्होंने कांस्टेंट ले लिया इस बार के डी को और के ओ को, मतलब ओवरऑल कॉस्ट को ही कांस्टेंट ले लिया। हाँ बिल्कुल। अब इससे क्या हुआ, जो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ती गई। कैसे? इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि जैसे जैसे मैं केडी को ज्यादा लेते जाता हूं, तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये हमको पैसा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। डेट के ऊपर तो ऑब्लिगेशन होती है, वो तो पे करना पड़ेगा, कहीं ये हमारा पैसा तो नहीं बाहर दे रहा है। तो उसमें क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा हो गया। अगर उनका रिस्क ज्यादा है तो वो रिटर्न ज्यादा मांगेंगे, रिटर्न ज्यादा मांगेंगे तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मैडम, हमने तो एज्यूम करा है कि ओवरऑल कॉस्ट कम रहती है, तो ये कैसा हुआ? अगर के ई बढ़ रही है तो के ओ भी बढ़ेगी। फिर तो वो ऐसे हुआ बेटा कि जो आपका डेट है, डेट हमारा जब इंक्रीज होगा तो के ओ मेरा डिक्रीज हो जाएगा। क्या? डेट मेरा इंक्रीज होगा, पहले ही इससे पहले वाली थ्योरी में मैंने बताया कि डेट जैसे इंक्रीज होगा तो केओ मेरा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, और उसकी डेट के इंक्रीज होने से केई मेरी इंक्रीज हो जा रही है, तो जो ये फायदा मुझे डेट के इंक्रीज होने से मिलेगा वो कंपनसेट कर देगा मेरा इक्विटी, मतलब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाऊंगी मैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना इसको दोबारा। डेट इंक्रीज होने से फायदा मिलता है, क्या फायदा मिलता है? कि ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाती है जी, ये तो बेनिफिट हो गया ना, ये बेनिफिट हो गया। लेकिन के ई, इस बेनिफिट की वजह से के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी इंक्रीज होगी, तो ये बेनिफिट आपका रहा ही नहीं। इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है इरेलीवेंट अप्रोच, इसीलिए इसे कहा जाता है इरेलीवेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कॉस्ट ले लो, कितनी भी डेट ले लो, कितनी भी इक्विटी ले लो। समझ में आया ये कंसेप्ट भी? क्लियर हुआ सारा यहां तक? अब आगे देखो, इसी थ्योरी, ये डायग्राम जो है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, दोनों डायग्राम को समझ लेना अच्छे से। डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बिना डायग्राम कुछ नहीं है। समझ में आया? अब इसी की एक्सटेंशन लेके आया मेरा एक और भैया, जिसका नाम है इजरा सोलोमन। इजरा सोलोमन, इन्होंने दी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच।
इन्होंने दी ट्रेडिशनल अप्रोच। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला डूरंड भैया मैंने तुम्हारी बात मान ली। क्या बात मान ली मैंने तुम्हारी? मैंने तुम्हारी ये बात मान ली कि डेट और इक्विटी में जो तुमने कहा कि मेरा केडी कांस्टेंट मान लिया मैंने, सॉरी मैंने के ओ को कांस्टेंट मान लिया, मेरा के ई यहाँ पे कम होता जा रहा है। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। मान ली ना? मान भी लो। ठीक है भाई, अब तो पक्का मान ली। लेकिन इससे क्या हो रहा है? देखो, एक पॉइंट तक तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही इससे एक पॉइंट बियॉन्ड हम जाएंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, 1 मिनट। यहां तक रखो, इस पॉइंट तक मान लिया। लेकिन जैसे ही हम एक पॉइंट से बियॉन्ड जाएंगे तो इक्विटी की कॉस्ट तो यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डेट वालों के मन में भी अब डर आ जाएगा कि इतना डेट ले रहा है, इतना डेट ले रहा है, ये चुका भी पाएगा या नहीं। तो एक पॉइंट के बाद आपकी डेट की भी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इक्विटी की भी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो ये बोला गया डेट का बेनिफिट लो, डेट का बेनिफिट ले सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा लोगे तो डेट वालों के मन में भी डर आ जाएगा, जिससे आपकी डेट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, इक्विटी की भी कॉस्ट बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये बताया गया है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, जो दी है आपकी इजरा सोलोमन ने। इस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिमम यूज ऑफ डेट। जो ये वाला एरिया है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूज ऑफ डेट, या मैं इसको बोल सकती हूं जुडोसियस यूज ऑफ लिवरेज। क्लियर हुआ? इसी वजह से ये हमारे रेलेवेंट अप्रोच है, इसी वजह से ये मेरी रेलेवेंट अप्रोच है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक बार मैं ये थ्योरी आपको पढ़ा भी देती हूं। देखो, नेट इनकम अप्रोच डेविड डुरंड ने दी है 1952 में। स्टार मार्क कर लो, याद रख लेना। आंख बंद करके 2 बार बोलो, नेट इनकम अप्रोच डेविड डुरंड 1952, नेट इनकम 1952, नेट इनकम 1952। याद हो जाएगी। मेरे को भी होगी अभी बोलते बोलते, मेरे को भी याद नहीं थी, मैंने भी तुम्हारे साथ ही याद की है। 1952 नेट इनकम अप्रोच की आइडिया क्या है? मोर डेट इंक्रीज फर्म वैल्यू बाय द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हो डेट की प्रोपोर्शन को ज्यादा करके, लेकिन जो कॉस्ट है डेट की वो कांस्टेंट रहेगी। डेट की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पहले 10% इंटरेस्ट जा रहा था और आपने 1 लाख रुपीज डेट ले रखा था, तो आप 1 लाख का 10 लाख डेट ले लो, आप 10 लाख का 20 लाख डेट ले लो, जो कॉस्ट है वो 10% ही जाएगी। समझ में आया? यही एज्यूम किया गया है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट डज नॉट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क सिग्निफिकेंटली। नो बैंकरप्सी कॉस्ट, कोई बैंकरप्सी कॉस्ट नहीं है। कंक्लूजन क्या है? फर्म शुड यूज मैक्सिमम डेट टू लोअर दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इंक्रीज देयर वैल्यू। क्रिटिसिज्म क्या है? इसको भी स्टार मार्क कर लो। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है? ये इग्नोर करता है बैंकरप्सी रिस्क को। एक्सेसिव डेट होने के कारण मेरे बैंकरप्ट भी हो सकता हूं, जिसके रिस्क को ये इग्नोर करके चलता है। समझ में आया? आगे आ जाओ। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी 1952 में ही दी गई है। कि आइडिया क्या है? ये इरेलीवेंट है। फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई डिपेंड
कोई फर्क नहीं पड़ता। की एजम्पशंस क्या हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, इन्वेस्टर एडजस्ट करेगा हाई रिटर्न एज डेट, जो डेट से मेरे को फायदा मिल रहा है उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इक्विटी के साथ, सो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए इरेलीवेंट बोला। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब होता है जितने, परफेक्ट मार्केट इज लाइक कि अगर आप 10 यूनिट परचेज करोगे तो भी उसका प्राइस आपको 100 रुपीज पड़ेगा पर यूनिट का। 100 यूनिट परचेज करोगे तो भी पर यूनिट का 100 प्राइस ही पड़ेगा। 1000 परचेज करोगे तो भी पर यूनिट का प्राइस 100 ही पड़ेगा। इसे बोला जाता है परफेक्ट मार्केट। इसीलिए परफेक्ट मार्केट के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेके चलते। कंक्लूजन क्या है? डेट इक्विटी मिक्स डज नॉट अफेक्ट दी वैल्यू ऑफ फर्म। डेट और इक्विटी के मिक्सचर से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे। क्रिटिसिज्म क्या है? जो इसकी एजम्पशंस इसने ली है वो अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमें परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कैपिटल मार्केट नहीं देखने को मिलती, हमें देखने को मिलती है प्योर मार्केट। ये परफेक्ट मार्केट, प्योर मार्केट मैंने आपको इकोनॉमिक की क्लास में समझा रखा है। इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलती है? ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दी है? ट्रेडिशनल थ्योरी दी है इजरा सोलोमन ने। ये नाम भी याद रख लेना भाई प्लीज, इजरा सोलोमन ने दी है। ये क्या बोलती है? बैलेंस मिक्सचर होना जरूरी है आपके डेट और इक्विटी का। मॉडरेट डेट रखोगे, अगर उस मॉडरेट से ज्यादा लोगे तो ओवरऑल सारी चीजें बढ़ने लग जाएगी। टू मच डेट की वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ेगा, जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्टिमल पॉइंट क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप डेट का बेनिफिट लो, उसके बाद डेट मत लो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये क्या बोलते हैं? इट एडवोकेट ए बैलेंस्ड अप्रोच। इसने एक बैलेंस्ड अप्रोच कहा है जिसके अंदर आपको डेट और इक्विटी का एक बेस्ट मिक्सचर लेना चाहिए। जहां आपको डेट का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है वहां से आपको डेट लेना बंद कर देना चाहिए। ये बोला है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ने। कहोगे ट्रेडिशनल अप्रोच ये रही। गॉट इट? आगे चले एमएम अप्रोच के ऊपर। एमएम अप्रोच पे जाने से पहले एक बार और अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ, बना लो सारे। नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है एंड आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। तीनों अप्रोचेस के अंदर केडी क्या काम करेगा, केई कैसा रहेगा, केओ कैसा रहेगा और वैल्यू ऑफ फर्म कैसा रहेगा, ये पढ़ना है। नेट इनकम अप्रोच के अंदर आपका केडी क्या कांस्टेंट रहता है, के ई भी आपका कांस्टेंट रहता है, हमने ये एज्यूम ही किया था, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म आपका इंक्रीज हो जाता है ना। एनओ के नेट एनओआई के अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम केडी आपका कांस्टेंट रहता है, के ई आपकी इंक्रीज हो जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने एज्यूम ही किया था कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू ऑफ फर्म पे नो इफेक्ट, और यू कैन ऑल्सो से वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी कांस्टेंट ही रहती है। क्लियर? उसके बाद आओ ट्रेडिशनल के अंदर। ट्रेडिशनल के अंदर केडी आपका कांस्टेंट रहेगा बियॉन्ड ए पॉइंट, एक पॉइंट तक, एक पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। के ई भी आपका कांस्टेंट रहेगा ओनली, बियॉन्ड नहीं, ओनली अप टू ए पॉइंट आएगा, बियॉन्ड नहीं, ओनली अप टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक। के ओ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी के ओ इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस पॉइंट, जो ये अप टू ए पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट के बाद आपकी के ओ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो उसके लिए हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक बेस्ट मिक्सचर लेने की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ अब आपको सारी चीजें इन तीनों थ्योरी से रिलेटेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी होगी। यहां तक अभी भी कोई डाउट है तो अभी की अभी कमेंट करो वीडियो पॉज करके। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं अपनी एमएम अप्रोच के ऊपर। एमएम अप्रोच जो है वो आपकी दो टाइप से आपको पढ़नी है। एक है आपका विदाउट टैक्स, एक है आपकी विद टैक्स। दो प्रपोजिशन है। पहली प्रपोजिशन जो है वो विदाउट टैक्स की, वो बिल्कुल एज इट इज सेम है एनओआई के, बिल्कुल एज इट इज सेम है एनओआई के। रीड कर सकते हो, एज्यूम करके चलता है परफेक्ट मार्केट को, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई बैंकरप्सी कॉस्ट नहीं। इन्वेस्टर क्रिएट करता है लिवरेज अपने होममेड लिवरेज के थ्रू। फर्म और इन्वेस्टर बोरो करते हैं सेम रेट पे। कंक्लूजन क्या देता है कि इरेलीवेंट है और वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम पे। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ एक सेकेंड। वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन ऑपरेटिंग इनकम। क्रिटिसिज्म क्या है? वही टैक्स तो एक्चुअली में होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, हमको कॉस्ट का देखने को मिलता है जब हम डेट से ज्यादा पैसा ले लेते हैं। वहीं पे जो आपकी प्रपोजिशन 2 है, जो टैक्स शील्ड बेनिफिट के अंदर आपको देखनी है, उसके अंदर क्या है? उसमें है कि डेट फाइनेंशियल बेनिफिट देता है क्योंकि हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट तो मिलता है, बेनिफिट तो मिलता है। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए मुझे मैक्सिमम डेट को यूज करना चाहिए। ये बोली है आपकी सेकंड प्रपोजिशन ने। समझ में आया? समझ में आया? रीड कर लो। फर्म शुड मैक्सिमम डेट टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स शील्ड। क्रिटिसिज्म क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और एजेंसी कॉस्ट को ये इग्नोर करके चलता है। एमएम अप्रोच भी समझ आई। आगे चलो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पे। ट्रेड ऑफ पैकिंग ऑर्डर, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। इसके अलावा मैंने आपको रेलेवेंट इरेलीवेंट बताई, एक बार कंक्लूड करवा देती हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी डाउट रहे। थ्योरी थी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की, तीन टाइप से थी। एक थी हमारी रेलिवेंट, एक थी हमारी इरेलीवेंट, बाकी थी हमारी छोटी छोटी अदर थ्योरीज, जिसके अंदर पैकिंग ऑर्डर, ट्रेड ऑफ, ये सब पढ़ेंगे। रेलिवेंट में क्या है? रेलिवेंट के अंदर आपकी एनआई अप्रोच है एंड आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। इरेलीवेंट के अंदर एनओआई अप्रोच है एंड आपकी एमएम अप्रोच है। एमएम अप्रोच सेम एनओआई की जैसी ही तो थी। अदर के अंदर क्या है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है और ट्रेड ऑफ थ्योरी है। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी आपकी डेविड डोनाल्डसन ने दी है। ये कुछ बुक में इनका नाम आता है, एक बार मैं चेक करती हूँ। मेरे को जो याद है, मुझे तो पता नहीं क्यों डेविड डोनाल्डसन याद है। मैं इसको एक बार चेक करूंगी, आप लोग भी चेक करके मुझे कमेंट में बताना। मेरे को जो याद है ना, मेरे को डेविड डोनाल्डसन याद है, पता नहीं क्यों याद है। फिर की आइडिया क्या है? इन्होंने ना फाइनेंशियल हायरार्की दी है कि मुझे पैसा कहाँ से लेना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो हमने एजम्पशंस पढ़ी थी वो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के लिए नहीं है। वो सारी की सारी एजम्पशंस ओनली एंड ओनली आपकी रेलेवेंट और इरेलीवेंट थ्योरी पे अप्लाई होती है। गॉट इट? जितने भी अब इससे आगे थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कोई फिक्स्ड एजम्पशंस नहीं है। तो यहाँ पे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने आपको फाइनेंशियल हायरार्की दी है, जिसके अंदर उसने ये एंश्योर करके चला है कि मैं अपने बिजनेस की ओनरशिप बिल्कुल भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहता। तो सबसे पहले जो मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू ही पैसा ले लूं। मेरे को बाहर से ना डेट लेने की जरूरत पड़े, ना मेरे को इक्विटी की जरूरत पड़े। लेकिन मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, तो उस केस में मैं डेट पे जाऊंगा।
अब मेरे को डेट कोई दे नहीं रहा, तो उस केस में मैं प्रेफरेंस शेयर्स के पास जाऊंगा। अब ये भी पैसा नहीं दे रहे, तो लास्ट ऑप्शन होने चाहिए आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ये फाइनेंशियल हायरार्की यहाँ पे इन्होंने आपको दी है, जो ये एंश्योर करता है कि बिजनेस को कभी भी अपने डिसीजन लेने की पावर किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। ये बोला है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने। समझ में आ गया? उसके बाद है आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी भी आपको बोलती है कि मेरे को टैक्स से बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन मुझे एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा डेट लूंगा तो बैंकरप्सी कॉस्ट मेरी ज्यादा आ सकती है। तो ये आपका ट्रेड ऑफ थ्योरी ने बोला है। सिंपल सी एजम्पशंस है कि डेट प्रोवाइड करता है टैक्स सेविंग, बट एक्सेसिव डेट आपके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को बढ़ा सकता है। कंक्लूजन क्या दिया है कि मॉडरेट डेट का यूज करो, बहुत इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिससे आपकी सारी चीजें एक ही बारे में क्लियर होंगी। ये इसको स्टार मार्क कर लो, इसको लिख लो, या इसको प्रिंट करवा लो और अपनी दीवार पे चिपका लो। ये आप खुद रीड करोगे या ये भी मैं करवाऊं? सारी चीजें बता चुकी हूँ, वही चीजें हैं इसमें शॉर्ट के अंदर। इसमें आप एक ट्रेडिशनल और कहाँ ऐड करूं, रुको करती हूँ कहीं तो ऐड। ट्रेडिशनल थ्योरी भी मुझे ऐड करनी है इसमें, जिसमें ट्रेडिशनल नहीं है। यहीं पे ऐड कर दूं? लिख लो उसे, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी ने क्या एज्यूम किया है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेलेवेंट है। इसने रेलेवेंट माना। की आइडिया क्या था? पॉइंट्स बनाने में शायद मुझे दिक्कत आएगी। चलो छोड़ो इसको, तुम खुद ही लिख लेना भाई। मैंने बता दिया है, समझा दिया है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज की अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको 100% चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।